बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, हम कर रहे थे इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन और टैक्स डेप्रिसिएशन पर बात कर रहे थे। किस पे बात कर रहे थे? टैक्स डेप्रिसिएशन पर। हमने रिटर्न डाउन अलाउंस किया WDV मेथड से, उसी रिटर्न डाउन अलाउंस को किया स्ट्रेट लाइन मेथड से, क्योंकि रिटर्न डाउन अलाउंस किसी मेथड का नाम नहीं है, ये एक टर्म है टैक्स डेप्रिसिएशन। क्या? तो रिटर्न डाउन अलाउंस किसे कहते हैं? टैक्स डेप्रिसिएशन को। तीसरा नाम कैपिटल अलाउंस। अब उसको टैक्स वाले WDV मेथड से भी अलाउ कर सकते हैं और उसको स्ट्रेट लाइन से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूं, एक ही साल में 2 अलाउंस भी मिल सकते हैं। क्या कहा? वो जो पहला अलाउंस मिलेगा वो कौन सा होगा? इनिशियल अलाउंस। वो कौन सा होगा? इनिशियल अलाउंस। आज हमने इंशाल्लाह हिम्मत करके पास पेपर सॉल्व करना है। टेंशन नहीं लेनी, डरना नहीं है पास पेपर से। जो डर गया वो मर गया। आ जाओ। An asset cost 80,000, allowable initial allowance is 25% and normal depreciation is 10% under the reducing balance method. Tax on profit is payable at the rate of 29%. Arrears में सेम ईयर में, सेम ईयर में। साइलेंट होगा तो कितने अलाउंस मिल रहे हैं? 2। एक कौन सा है और दूसरा कौन सा है? अंडर द, अच्छा, इनिशियल हमेशा ही कॉस्ट पे होगा। एग्री? तो कह सकता हूं इनिशियल के लिए हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा। हाँ, नॉर्मल के लिए स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो पहला साल होता है उस दिन पड़ी क्या होगी? कॉस्ट। तो वो जो रेट लगाएंगे इनिशियल का वो कॉस्ट पे लगेगा और दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। हाँ, नॉर्मल से पता चलेगा कि WDV मेथड से चलना है या स्ट्रेट लाइन से चलना। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब मुझे आप सिर्फ टेबल बना के देंगे किसका? रिटर्न डाउन अलाउंस का, जैसे कल हमने बनाया था। आए बनाते हैं। कब बाय किया भाई? कब बाय किया? नहीं, डेट अज्यूम कर लेते हैं। 1/1/18। कितनी कॉस्ट है? 80,000। जी भाई, 31/12/18 क्या है? डेप्रिसिएशन और ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा? इनिशियल अलाउंस। अब सुनना भाई, अजम्पशन, चाहे 31/12/18 लिख दो, चाहे 1/1/18 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरा साल तो आपने शो नहीं करना। आपने तो हमेशा साल का आखिरी दिन शो करना है और टैक्स की सेविंग मिलेगी पहले दिन या आखिरी दिन? आखिरी दिन। कब मिलेगी? आखिरी दिन। तो T नॉट नहीं हो सकता, इसको आप कहां लेके जाएंगे? हमेशा T1 में, क्योंकि टैक्स कब असेस होता है? एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर। कितने परसेंट है? तो फिर 80,000 का 25%, 20,000। क्या बचा? 60,000। और मेरा मशवरा है कि आप इसको 1/1/18 लिख दिया करिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपको इनिशियली जैसे ही बाय किया वैसे ही क्लेम मिल गया। 1/1/18 की टैक्स की जब सेविंग लिख रहा होऊंगा तो देखिएगा कहां लिखूंगा। पहले टैक्स सेविंग बनाएं इसकी। 20,000 की टैक्स सेविंग, 5,800। ये आपको कब मिलेगी? T1 में। ये वाहिद कैश फ्लो है जिसको आप यहां 1/1/18 लिखेंगे लेकिन यहां T1 लिखेंगे। बाकी NPV में
साल के पहले दिन जो भी कैश फ्लो आएगा वो कहां जाएगा, टी नॉट में। कहां जाएगा, टी नॉट में लिख लें। है तो ये इनिशियल अलाउंस, है तो ये इनिशियल अलाउंस, लेकिन शो करेंगे इसे T1 में। है तो ये बोले इनिशियल अलाउंस, लेकिन शो करेंगे इसे T1 में। है तो ये इनिशियल अलाउंस, लेकिन शो करेंगे इसे T1 में। अब अलाउंस कब कैलकुलेट होगा, 31, 12, 18, 31, 12, 18। अब जो हमें डेप्रिसिएशन मिल रही है, जो कैपिटल अलाउंस मिल रहा है, जो रिटर्न डाउन अलाउंस मिल रहा है, वो कौन सा है, नॉर्मल अलाउंस। कौन सा है, नॉर्मल अलाउंस। जाके देखें किस स्टाइल से है, रिड्यूसिंग बैलेंस 60,000 का जी 10% कितना बना, 6,000, बाकी बचा 54,000। इस पे टैक्स सेविंग कितने परसेंट है, 20 लगाइए, 1700। ये भी कब मिलेगी, तो फिर कह सकता हूं इनिशियल अलाउंस हुआ तो T1 में कितने बेनिफिट्स मिलेंगे, 2, एक इनिशियल का, एक नॉर्मल का। इसके बाद अगला अलाउंस 31, 12, 19 कौन सा है, नॉर्मल है। 54,000 का 10% कितना बना, 5400। पहले इसका बताएं, 29%, 15 कब, T2 में कंप्लीट कर दें। कितनी लाइफ है भाई, लाइफ गिवन है 5 साल अज्यूम कर लें, 5 साल अज्यूम कर लें, लाइफ 5 साल अज्यूम कर लीजिए। जी भाई 31 बोले 12, 20 डेप्रिसिएशन। पहले ये बताएं, 48 और नहीं भाई 48,600। शाबाश। कौन सा अलाउंस है, नॉर्मल अलाउंस है। 48,600 का कितना बना, 4860। बोले भाई 43,740। इस पर लगाएं 29%, 1409। कब मिलेगी, T3 में। आगे आ जाए, 31, 12, 20, 21 नॉर्मल डेप्रिसिएशन अलाउंस, नॉर्मल अलाउंस। 43,740 इंटू कितना बना, 43 माइनस कर दे, 39,366। कब, आखिरी साल आ गया भाई, आखिरी साल आ गया। अब कोई रेजिडुअल वैल्यू अज्यूम कर दो।
10,000 कर दूं? अब दो अजम्पशन है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। अब बताओ क्या करूं? सारे का सारा बैलेंसिंग अलाउंस, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूं 10,000 रेजिडुअल वैल्यू है, कर दीजिए माइनस 293,663, ये सारे का सारा 31/12/22 को क्या बन गया? बैलेंसिंग अलाउंस। क्या बन गया? बैलेंसिंग अलाउंस 293,666, ये जीरो आ गया। अब बोलें जी 29%, 8185, ये कब मिलेगी मुझे? T5। और अगर रेजुरल वैल्यू 39,000 से ज्यादा होती फिर बैलेंसिंग चार्ज होता, फिर यहां पर टैक्स सेविंग इनफ्लो ना होता बल्कि आउटफ्लो होता। ओके है? पक्का? सॉलिड है? ओ भाई सॉलिड है या नहीं है, या मजीद प्रैक्टिस करवाऊं? अच्छा जी, आगे आया, करके दो फिर सॉल्व। 1 मिनट लगाओ, 1 मिनट का खेल है। एनपीवी कैलकुलेट करनी है, एनपीवी कैलकुलेट करनी है।
जी भाई शुरू करूं। सबसे पहले क्या करें, कैपिटल अलाउंस की कैलकुलेशन। अ कंपनी इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट इन अ नॉन करंट एसेट कॉस्टिंग 80,000. It is expected to have a scrap value of 20,000 at the end of year 4. The project would generate the following cash inflow. Allowable initial allowance is 25% and normal depreciation is 10% under the reducing balance method. Tax on profits is available. जरा ध्यान से देखें क्या कह रहा है, टैक्स ऑन प्रॉफिट्स is payable at the rate of 32%. The post-tax cost of capital is 9%. टैक्स किस पे लगना है, प्रॉफिट पे। अब एक तरीका ये है कि पहले फॉर्मेट में कैपिटल अलाउंस टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस की जाए और टैक्स कैलकुलेट कर लिया जाए, बाद में उस टैक्स डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दिया जाए। बात को समझे। रेसलिंग देखिए कभी, दो रेसलर लड़ रहे होते हैं, जो 2 नंबर रेसलर होता है उसका बंदा आता है, ठीक है, रेफरी दूसरी तरफ देख रहा होता है, अपोनेंट के सर पे प्लास्टिक की कुर्सी मार देता है और शो क्या करता है, लोहे की कुर्सी है, यही शो कर रहे होते हैं ना, नूरा कुश्ती चल रही होती है। उसके बाद वो रिंग से बाहर निकल जाता है, जो उसने काम करना था कर दिया, उसके बाद रिंग से बाहर निकल गया। टैक्स डेप्रिसिएशन ने हमारे प्रॉफिट को क्या करना है, कम करना है। हम उसे फॉर्मेट में से पहले माइनस कर दें, प्रॉफिट कम हो गया, अब उस प्रॉफिट पे टैक्स लगा दें, लगा दिया, बाद में जो माइनस की हुई है डेप्रिसिएशन उसे क्या कर दें, ऐड बैक। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, जो कैश फ्लो दिए हुए हैं इन पर ही टैक्स लगा दें, लगा दिया। अब आप कहेंगे कि टैक्स डेप्रिसिएशन पर जो टैक्स सेविंग होनी थी वो उसको अलहदा कैलकुलेट कर लें और उसे एज अ कैश इनफ्लो शो कर दें। दोनों स्टाइल्स एक्सेप्टेबल हैं। जो कहते हैं हम उस पे आज से चलना शुरू करेंगे, फिर उसी पे चलते रहेंगे। सेकंड वाला टैक्स सेविंग अलहदा कर देते हैं और इधर कैश फ्लो पे टैक्स लगा दिया करेंगे। आए सबसे पहले कैपिटल अलाउंस कैलकुलेट करते हैं। कब बाय किया, नहीं है, 1/1/19 अज्यूम कर लेता हूं। कॉस्ट बताएं 80,000। पहली डेप्रिसिएशन 1/1/19, क्योंकि क्या मिल रहा है, इनिशियल अलाउंस मिल रहा है। टैक्स डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में इनिशियल 80,000 का, बोलें भाई 25% कितना बना, 20,000 माइनस करें 60,000, 60,000 31/12/19 टैक्स डेप्रिसिएशन कौन सा, नॉर्मल। 60,000 का 10% 6,000, बाकी 54,000 31/12/20 क्या, टैक्स डेप्रिसिएशन कौन सी, नॉर्मल। कितना, 54,000 का 10%, 5,400।
क्या बचा जी 48,000। अब 31/12/21 टैक्स डेप्रिसिएशन नॉर्मल जी 48,600 का 10%, 48 क्या बचा 43,740। अब क्या आया 31/12/22 लेस रेजिडुअल वैल्यू कितना है ये जीरो था 20,000 माइनस करें 23,740 31/12/22 बैलेंसिंग अलाउंस कितना 23,740 क्या हुआ जीरो। यहाँ क्या है टैक्स सेविंग, टैक्स सेविंग कितने परसेंट 32%। बोले भाई 6,400 7,597 ये कब मिलेगी कहीं लिखा हुआ है साइलेंट है, साइलेंट है तो सेम ही है T1 T2 T3 T4। चले भाई अब फॉर्मेट पे आ जाए एनपीवी के, एनपीवी के फॉर्मेट पे आ जाए। कितने साल की लाइफ है T0 T1 T2 T3 T4। चलो जी कैश इनफ्लो बताएं, कैश इनफ्लो 50,000 40,000 20,000 10,000 ओके हो गया। अब इस पर टैक्स लगाएं, टैक्स ऐड कितने परसेंट 30 बोलें जी 12,000 जी जी 30,200। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बताएं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना 80,000। डिस्पोजल वैल्यू बताएं, डिस्पोजल वैल्यू 20,000। चौथे साल लिख दो। आगे चलें, अब क्या लिखेंगे टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल अलाउंस। क्या बोलोगे टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल अलाउंस। टैक्स डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं, नो इशू। T1 में इन दोनों को जमा करेंगे, इन दोनों को जमा करेंगे। बोले भाई 8320 फिर 17 नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 7597 सॉरी माजरत बेटा नेट कर दीजिए बेटा, नेट कैश फ्लो जी 80,000 नेगेटिव 4232 नेक्स्ट 15155 34397
कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताएं कितने परसेंट पे है जी? 9%। ये कितना है? 1,917,842,772,708 प्रेजेंट वैल्यू बोले जी 80,000 नेगेटिव 38807 24357 11 700 4353 जी 24353 नेट प्रेजेंट वैल्यू जी 1921 पॉजिटिव भाई पॉजिटिव। प्रोजेक्ट को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। प्रोजेक्ट को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। ये कॉपी करें और नेक्स्ट हेडिंग बनाएं। कॉपी हो गया बेटा? हेडिंग बनाएं, इफेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। क्या कहा मैंने? इफेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। क्या कहा? इफेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इफेक्ट ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल लिखें भाई, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सब हेडिंग बनाएं, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसा फिक्स एसेट में इन्वेस्ट किया जाता है और कुछ पैसा वर्किंग कैपिटल में, और कुछ पैसा कहाँ? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। डेली ऑपरेशंस की रनिंग के लिए आप वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। FAR 1 में हमने ये पढ़ा हुआ है। T0 में आगे लिखें, T0 में दो आउटफ्लो होंगे। T0 में दो आउटफ्लो होंगे। एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या लिखा है? एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट में, दूसरी इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल में। वो भी इनिशियल होगी बेटा। जब प्रोजेक्ट एक्सपायर्ड होगा या एंड होगा, जब प्रोजेक्ट एक्सपायर्ड होगा या एंड होगा, तो फिक्स एसेट की रेजिडुअल वैल्यू मिलेगी। तो फिक्स एसेट की बोलें रेजिडुअल वैल्यू मिलेगी और वर्किंग कैपिटल फुल रिकवर होगा। और वर्किंग कैपिटल बोलें फुल रिकवर होगा। और ये दोनों इनफ्लो होंगे, और ये दोनों
इनफ्लो होंगे। नीचे लिखें वर्किंग कैपिटल के और भी केसेस होंगे, वर्किंग कैपिटल के और भी केसेस होंगे, लेकिन इंतजार फरमाए, लेकिन बोलें इंतजार फरमाए। इसका मतलब जैसे जैसे केसेस आते रहेंगे सरन सारी वो केसेस आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। ओके हो गया। अब आए जी बिस्मिल्लाह पढ़ लें। हम पहला पास पेपर अपना एमएफए का सॉल्व करने जा रहे हैं। कौन सा है, ओपन करें सर, ये भी देख लेते हैं कौन सा है। X49 प्रोडक्ट का नाम था, X49 है, मैं ढूंढता हूं फिर आपको बताता हूं। आई थिंक सो पास पेपर नंबर 2, नहीं 2 नहीं है। अब सारे दुआ करें या अल्लाह हो ही ना, यही है पास पेपर नंबर 2 जी। डायमंड सर, सर आप हैं ही डायमंड, बहुत शुक्रिया सर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज 70 है, स्प्रिंग 15 में आया था। क्वेश्चन नंबर 2 है कितने मार्क्स का? तो आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये 6 दिन से हमें वक्त ज़ाया कर रहा है, या हम इंशाल्लाह पास पेपर सॉल्व करने की पोजीशन में आ चुके हैं। डायमंड इन्वेस्ट, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लें पास पेपर की। क्या कैलकुलेट करनी है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। और क्या करनी है? IRR। और क्या करनी है? IRR। पढ़ें क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें। आओ बेटा। Diamond Investment Limited DIL is considering to set up a plant for the production of a single product X49. The details relating to the investment are as under. The cost of plant amounting to ₹160 million would be payable in advance. Advance का मतलब T0, immediately का मतलब T0. It includes installation and commissioning of the plant. Working capital of 20 million would be required at the commencement of, और याद रखना जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा कमर्शियल ऑपरेशंस भी उसी वक्त स्टार्ट होंगे। तो इसका मतलब ये भी कब आएगा? T0 में। ये भी आउटफ्लो है और ये भी आउटफ्लो है। DIL intends to sell X49 at cost plus 25%, cost plus 25%। इंट्रो 4 एग्जाम्पल्स, जिस पर प्रॉफिट होता है वो, और प्रॉफिट कितना है? 25। तो सेलिंग प्राइस इंट्रो सारे का सारा। अब MFA आखिरी लेवल पे हो कैफ के, इंट्रो यूज हो रहा है। CFAB में आओगे बड़े चौड़े हो गए, पेंट कोट टाई लगा के, मैडम्स भी तैयार होके आएंगी, हम CFAB पढ़ने जा रहे हैं, और फिर अंसारी कहेगा चलो भाई इंट्रो ओपन करो। सारी तुम्हारी पर्सनैलिटी वापस वहीं चली जाएगी, कहाँ? इंट्रो में। वही छोटे, वही FSC के लुटे लुटाए। ठीक है, आ जाओ। सेलिंग प्राइस 125, प्रॉफिट 25, कॉस्ट। अब एक तारीखी जुमला बोला था, जहां खड़े हो जहां जाना है, शाबाश। कहता है ये जो कॉस्ट है ना, इसमें डेप्रिसिएशन शामिल और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो नॉन कैश आइटम है और उसे हम NPV फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। सेल्स फॉर द फर्स्ट ईयर, ध्यान से, सेल्स फॉर द, इसका मतलब किस हिसाब से दे दी है? T1 के हिसाब से। कितनी है? 300 है। और अगर यहां लिखा होता इन करंट टर्म्स, फिर T0 होता। अब क्या लिखा हुआ है? सेल्स फॉर द, और वैल्यू भी किस में है? रुपी में। तो ये किन टर्म्स में है? T1 टर्म्स में। किन टर्म्स में है? T1 टर्म्स। सेल्स क्वांटिटी वुड इंक्रीज एट 6%। ये क्या है? वॉल्यूम। ये क्या है? वॉल्यूम। आगे, द प्लांट वुड बी डेप्रिशिएटेड एट अ रेट ऑफ 20% अंडर द,
कहता है कंपनी अपनी रूटीन में इसे WDV पर डेप्रिशिएट कर रही है। टैक्स डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द अकाउंटिंग वाले और टैक्स वाले सेम बेसिस पे हो गए। कौन सा मेथड? कोई इनिशियल अलाउंस नहीं है। आगे, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ इस यूजफुल लाइफ ऑफ वुड बी इक्वल टू इट्स, तो रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? जितनी एंड पे बचेगी, जितनी एंड पे बचेगी। तो इसका मतलब है आखिरी साल सारे का सारा रेजिडुअल वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आगे, टैक्स रेट इज 34% एंड टैक्स इज पेबल इन द ईयर द लायबिलिटी, यानी T1 का प्रॉफिट तो T1 का टैक्स, और जो टैक्स सेविंग होगी डेप्रिसिएशन पे वो भी T1 से शुरू होगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल साइलेंट है तो मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऑल कॉस्ट एंड प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एट अ रेट ऑफ, सालों का रेट क्या कर दिया? सेम कर दिया। कितने परसेंट? 5%। रिक्वायर्ड कंप्यूट द NPV। पहले सबसे पहले टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दें। टैक्स डेप्रिसिएशन जल्दी से कर दें। जी भाई, कब है इन्वेस्टमेंट? कुछ नहीं बताई। T0 में इन्वेस्टमेंट कर दी, कितनी है भाई? 160, बस 160। जी भाई, T1 में 160 का कितने परसेंट? 20%। कितना बना? 32। बाकी 120। T2 128 का कितना? 25 बाकी 10। T3 102.4 इंटू कितना? 20 बाकी बचा 81.92। याद रखना, पहले डेप्रिसिएशन फिर रेजिडुअल वैल्यू। क्या? क्योंकि वो कह रहा है जो WDV बचेगी वो रेजिडुअल वैल्यू होगी। अब T4 में डेप्रिशिएट कर दीजिए। 81.92 इंटू, बोले जी, 384 माइनस कर दे, माइनस 65.536। ये क्या हो गया?
भाई ये क्या हो गया, रेजिडुअल वैल्यू कितनी 65.536। क्या बचा भाई, क्या बचा? इसका मतलब हमें डेप्रिसिएशन कितनी मिलनी थी, 65.536। ये मिलनी थी? नहीं, हमें मिलनी थी 160 माइनस 65.536, क्योंकि ये क्या है, ये रेजिडुअल वैल्यू है। इसमें से ये माइनस करें, 160 में से 65 जी 1 2 3 4 जमा करें, आ गया। अब मुझे बताएं टैक्स की सेविंग किस रेट पर है, टैक्स सेविंग जी 34% लगाएं, 10.88 704 6.9632 5.571। ये कहाँ है T1, ये कहाँ है T2, ये कहाँ है T3, ये कहाँ है T4। ओके हो गया। अब आ जाए एनपीवी पर, अब आ जाए एनपीवी पर। T0, T1, T2, T3, T4, T1, T2, T3, T4। पहली आइटम क्या लिखनी है, सेल्स। पहले साल कितनी है 300, कितनी है 300। क्या लिखा हुआ है, ऑल कॉस्ट एंड, कहीं रेजिडुअल वैल्यू की बात की नहीं, इसका मतलब है वो इन्फ्लेट। अच्छा, इसकी एक और रीजन भी है, रेजिडुअल वैल्यू एब्सोल्यूट टर्म्स में तो दी ही नहीं है। क्या कहा है कि जो WDV होगी वही रेजिडुअल वैल्यू होगी, और वैसे भी यहां जिक्र किसका कर रहा है, कॉस्ट एंड प्राइसेस का। लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैं प्राइसेस को यहां फोकस नहीं कर रहा। अगर यहां कोई रेजिडुअल वैल्यू गिवन होती तो उसे भी 4 साल के लिए इन्फ्लेट कर देता, क्योंकि वो भी कोई डिस्पोजल प्राइस है, वो भी कोई। तो लिखे इस क्वेश्चन में रेजिडुअल वैल्यू एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं दी गई। इस क्वेश्चन में रेजिडुअल वैल्यू बोले एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं दी गई, इसलिए वो इन्फ्लेट नहीं होगी। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन होती, अगर बोले फिर भी 2 अजम्पशंस ली जा सकती थी, फिर भी 2 अजम्पशंस ली जा सकती थी। एक अजम्पशन क्या होती, इस प्राइस में डिस्पोजल प्राइस भी शामिल है। दूसरी अजम्पशन, ये बाकी प्राइसेस की आइटम है लेकिन इसमें डिस्पोजल की वैल्यू शामिल नहीं है। तो एमएफए में कई जगह हम ऐसी अजम्पशन लेंगे कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट चीज़ें क्या कर रही होंगी, वेरी कर रही होंगी। इस पर परेशान नहीं होना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं है जहां हार्ड एंड फास्ट रूल लिखा हुआ होगा। अब आ जाए, क्या बनाना है, एनपीवी का फॉर्मेट ये है 300। अब जाए कॉस्ट अकाउंटिंग में, चले गए। अब आए जी कॉस्ट अकाउंटिंग में, देखिएगा जरा, सेल्स बराबर होती थी यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस सेल्स में यूनिट्स भी हैं और वॉल्यूम कितने से इंक्रीज हो रहा है, 1.06। प्राइस कितने से इंक्रीज हो रही है, 1.05। ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ करते थे।
वॉल्यूम का भी इफेक्ट आ जाया करता था और सेलिंग प्राइस का भी आ जाया करता था। अब जो 300 गिवन है उसमें तो यूनिट्स भी हैं और सेलिंग प्राइस भी है, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 1.06 मल्टीप्लाई बाय 1.0 बना दें। बनाएं आगे खुद बनाएं भाई साहब, पैसे आपने भी लिए हुए। कितना है 3 करें, अगले साल फिर 1.06 1.05 करें, करें जल्दी करें, जल्दी शाबाश। यहां लिख दूं ऊपर एक सैंपल के तौर पे 300 मल्टीप्लाई बाय 1.06 मल्टीप्लाई बाय 1.0, बोलो जी 333.9। बस अब इसको 1.06 इंटू 1.05 63, फिर अगले को 413.662। अब जरा ध्यान से, जहां खड़े हो, जहां जाना है, ये क्या है सेल्स, ये सेल्स है। ये सेल्स कितनी है, तो 125 से डिवाइड कर दूंगा, 100 से कर दो। इसे क्या कहूं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या कहूं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। जी भाई कितना आया, 200। कैसे आया, 300 डिवाइडेड बाय ज़रब 100 आ गया। अब अगले साल के लिए 1.06 इंटू 1.05, 1.06 इंटू 1.05। आपके साथ जैसे मजहर साहब के पास कैलकुलेटर है ना, मुझे वो एक कैलकुलेटर आज मंगवा दें, मुझे एमएफए की क्लास में कैलकुलेशन के लिए जरूरत पड़ा करेगी। हाँ इसका कर दें, इसका कर दें, डिवाइडेड बाय 125 ज़रब 100 कर दें, दोनों से आंसर सेम आएगा। 261 जैसे मर्जी कर दें भाई, डिवाइडेड बाय 125 इंटू क्या कर दें 100। लेकिन ये कब होगा, जब सेल्स और कॉस्ट का इन्फ्लेशन सेम होगा। वॉल्यूम तो दोनों में सेम होगा, बात को समझे, वॉल्यूम तो दोनों में 6% होगा, लेकिन दोनों का इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट हो सकता है। फिर अगर इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट हुआ तो ये नहीं कर सकते दिस डिवाइडेड बाय 125 ज़रब 100, क्यों, इसमें इन्फ्लेशन कुछ और है और इसमें इन्फ्लेशन कुछ और आना है। याद रहेगी बात, तो नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत है। चलो दोबारा बता दो, अगर मेरे बच्चे यहां पर देखो तो वॉल्यूम भी 6% है और इन्फ्लेशन भी 6%, तो इसको उठा के 125 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, आंसर वही आएगा। इसको 1.06 से मल्टीप्लाई करो, 1.05 से मल्टीप्लाई करो, आंसर वही आएगा जो दूसरे तरीके से आ रहा है। अब अज्यूम करते हैं कि सेल पे इन्फ्लेशन 5% है, कॉस्ट पे इन्फ्लेशन 6% है। अब दिस डिवाइडेड बाय 125 ज़रब 100 करके आंसर नहीं लाऊंगा, अब इसको पहले वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर इसको इसके इन्फ्लेशन से मल्टीप्लाई करूंगा। याद रहेगी बात। अब बोले जी 297.30 कैसे आया, सुन ले, क्योंकि वॉल्यूम इन्फ्लेशन दोनों में सेम है। दिस डिवाइडेड बाय 125 ज़रब 100 कर दो, या दिस इंटू 1.06 इंटू 1.05 कर दो। आगे 330.89 कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई, ये हो गया। अब आए इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कितनी है 160। अब जरा पास पेपर आ गए तो मैं इसके सामने ही इसकी डिस्पोजल वैल्यू लिखूंगा। कितनी लिखो, 65 पॉइंट क्या लहदा लिखूंगा, ठंडी करके खानी है, मुंह जल जाएगा। 65.536 भाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये है, यहां लिखा जाएगा वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब बताएं जी कितना है 20। अब साइलेंट है तो यही 20 आखिरी दिन क्या हो जाएगा
वापस आ जाएगा। अब गौर से सुनना, इसके लिए खामोश हो तो कुछ वापस नहीं आएगा, इसके लिए खामोश हो तो जितना इन्वेस्ट किया वो वापस आएगा। लिखने फिक्स एसेट के लिए खामोश हो तो डिस्पोजल वैल्यू 0 होगी, फिक्स एसेट के लिए खामोश हो तो रेजिडुअल वैल्यू 0 होगी। वर्किंग कैपिटल के लिए खामोश हो तो फुल रिकवरी होगी, वर्किंग कैपिटल के लिए खामोश हो तो बोलो फुल रिकवरी होगी। अब साइड पे लिखें, वर्किंग कैपिटल के इन्फ्लेशन का रेट सेपरेट दिया करेगा, वर्किंग कैपिटल के इन्फ्लेशन का रेट बोलें सेपरेट दिया करेगा। नेट कैश फ्लो ये कितना है 180, क्या सॉरी नहीं यहीं पे करना, टैक्स सेविंग्स ऑन कैपिटल अलाउंस, टैक्स सेविंग्स ऑन कैपिटल अलाउंसेस लिखवाएं जी। पहली कब थी T1 में कितनी 10.88, इनफ्लो आउटफ्लो इनफ्लो T2 704 96 नेक्स्ट 5.571 कोई और आइटम तो नहीं है, कर दूं नेट, चलो भाई नेट कैश फ्लोस 180 नेगेटिव, नेक्स्ट 70 पॉइंट, नेक्स्ट 75.484, नेक्स्ट 81.2932, नेक्स्ट 173.85। डिस्काउंट फैक्टर कितने परसेंट पे है 18%, पहला तो मेरा है, ये आ गया 1, आगे चलो 0.847 718 608 51516, प्रेजेंट वैल्यू 180 नेगेटिव, आगे 60.03, आगे 54.19 49.47 89.674। R2 से आके MFA में ना सुकून आता है, वो R2 में तो R1 में वहां से शुरू करो, एंड में प्रोजेक्टर भी बंद करना पड़ता था, आंसर पूरा नहीं होता था। यहाँ दिमाग का खेल है, बहुत लंबे आंसर नहीं होंगे इंशाल्लाह। NPV बताएं फाइनल आंसर 70.36 पॉजिटिव, लो जी पॉजिटिव जी। और यार तुम लोग बाद में बताते हो यार, क्या करते हो अल्लाह के बंदो। भाई साहब क्या किया यार, टैक्स एक्सपेंस यहीं पे दरमियान में लिख देना बेटा, ये मिटा दें बस।
भाईजान आपने भी पूरा सोल्यूशन तैयार करने के बाद कहा यार अंसारी अब नहीं मैंने तुझे छोड़ना है, किसे सोचते रहे थे? या उठे अभी हो सोच नहीं यार, तो टैक्स तो देना ही है, इतनी दिनों से टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो तो टैक्स नहीं देना, टैक्स के बगैर कैसे चलना? कभी भी हो फौरन पूछना है, इतना वेट नहीं करना भाई। एक मिनट ठहरिएगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 160 और इधर 20 और इधर वर्किंग 65.536 वर्किंग कैपिटल कितना? 20 आउट हो गया और 20 इन हो गया। अब यहां पर टैक्स एक्सपेंसेस करें जी, इसमें से ये माइनस 60 रेट बोले लगा दें 60 का 34 टैक्स एक्सपेंस। दोबारा सुन लें, दिस माइनस दिस इनटू टैक्स का रेट बोलें, टैक्स का रेट 300 में से 240 माइनस करते हैं, टैक्स एक्सपेंस लगा दें 22 इनफ्लो आउटफ्लो दिस माइनस दिस इनटू 20.4। दोबारा चेक कर लें, चले नेक्स्ट करें। 22 कैसे आया? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स प्रॉफिट, उस पर टैक्स का रेट लगा दिया तो आउटफ्लो बन गया। नेक्स्ट 25.27 सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो प्रॉफिट आया उस पर टैक्स लगा दिया। जी भाई 28.13 क्या हो गया? आउटफ्लो। टैक्स का रेट बता दें जरा बस, 34%। ये क्या है? इनफ्लो आउटफ्लो आउटफ्लो इनफ्लो, फ्लो आउटफ्लो आउटफ्लो इनफ्लो, सेम इज द केस। ये क्या है? आउटफ्लो आउटफ्लो, ये दोनों क्या है? इनफ्लो। ये दोनों क्या है? एक किसका इनफ्लो है? रेजिडुअल वैल्यू का, और दूसरा किसका है? वर्किंग कैपिटल की रिकवरी। नेट कर दीजिए जरा प्लीज। पहले ये 180 मेरा वाला, आगे बोले 50 नेक्स्ट 52.77 56.02 गलत बता रही है जी। 173.827 नहीं 145.728। कोई कैश फ्लो देख लें, रह तो नहीं गया। अब आए 18% पे, ये 1 था, फिर क्या था? और नहीं बीबी, डिस्काउंट फैक्टर 0.84 नेक्स्ट 718 0.608 0.516 एनपीवी बता दें। इसकी प्रेजेंट वैल्यू 180 नेगेटिव। नेक्स्ट 42.76 37.89 06 75.195। पॉजिटिव में से नेगेटिव जमा कर दें, एनपीवी आ जाएगी। एक मिनट बच्चों, जरा डब्बा बना दूं ताकि याद रहे कि टैक्स आपने कैसे कैलकुलेट किया है। जी कितनी आई? 9.906 पॉजिटिव। प्रोजेक्ट क्या कर लेना चाहिए? क्यों कर लेना चाहिए? पॉजिटिव आ रही है, मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट भी पे कर दो, सारे खर्चे भी पूरे कर दो, फिर भी घर कितने पैसे लेके जाओगे आज की टर्म्स में? 9.906। जरा सेकंड पॉइंट देखें क्या मांग रहा है।
IRR। अब मुझे सोच के बताएं दूसरा रेट कम लूं या ज्यादा? ज्यादा। क्यों ज्यादा लूं? 18 पे पॉजिटिव है तो इसके बाद नेगेटिव होगी। कर लें 21 कर लें, 21 कर लें या 22 कर लें रेट, दोबारा ले लें यहाँ पे रेट। आप क्या करोगे? हेलो इधर देखो, यहीं पे फॉर्मेट बनाना है। ये कैश फ्लो है, क्या है? दोबारा डिस्काउंट फैक्टर लूंगा 22% पे ले लो, कितने पे? और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर एक प्रेजेंट वैल्यू आएगी। क्या आएगी? फिर उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू लगा लूंगा और उसके बाद IRR का फार्मूला लगा दूंगा। IRR का फार्मूला 22% पे करो 1, डिस्काउंट फैक्टर लगाओ अपनी कॉपीज पे। जी 0.819 672 551 45। अब सुन लो पेपर में क्या गलती करके आता है बच्चा, एग्जाम प्रेशर में इस प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देता है। यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां फर्क पड़ जाएगा। तो किससे मल्टीप्लाई करना है? कैश फ्लो से। किससे करना है? अभी क्योंकि पहला पास पेपर है तो मैं लाइन लगा के याद दिला देता हूं आपको। कैश फ्लो को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। करें जी प्रेजेंट वैल्यू 180 नेगेटिव 4034 35 पॉइंट जी 30.81 65.72। अब NPV बता दें। नेगेटिव 6.67। लो भाई आइडियल आंसर आ जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक IRR का फार्मूला बता दें। लोअर रेट प्लस NPV एट लोअर रेट ओवर NPV एट लोअर रेट माइनस NPV एट हायर रेट माइनस लोअर रेट। रोज का होमवर्क भी कर रहे हो या नहीं? लोअर रेट बताओ 18% प्लस NPV एट लोअर रेट 9.906 ओवर 9. एक फार्मूले का माइनस है, एक वो माइनस है, दोनों क्या हो गए? प्लस हो गए। हायर रेट 22 माइनस 18%। मुझे सिर्फ इस बॉक्स का आंसर दें। 0.598 और इधर क्या है? 4%। 18% जमा करें मल्टीप्लाई 2.392% जमा करें 20.392%। अगर घर जाके इस पर डिस्काउंट करेंगे तो कुछ रुपए का फर्क आएगा वो, लेकिन वो राउंडिंग ऑफ का फर्क होगा। IRR के हिसाब से एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए? IRR का रूल बताएं, डिसीजन रूल। IRR अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो एक्सेप्ट करो। IRR कितना है? और उधर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 18। क्या करना चाहिए? NPV भी कह रही है एक्सेप्ट करो और IRR भी कह रहा है एक्सेप्ट करो। अब सुनो, अब जो बोल रहा हूं ये आपके सिलेबस में नहीं है, BFD में आएगा इंशाल्लाह। मुलाकात हुई तो उस वक्त देखेंगे, है? अब सुनना, कभी कभार ऐसा होगा NPV कहेगी एक्सेप्ट करो, IRR कहेगा रिजेक्ट करो, या IRR कहेगा एक्सेप्ट करो, NPV कहेगी रिजेक्ट करो। कहेगा, ऐसे होगा। जब ऐसे होता है तो एक नई टेक्निक आती है, उसे कहते हैं मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न।
क्या? अब कहोगे तुझे कैसे पता चला? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्कैंस में BFD भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया हुआ है फाइनल में, इसलिए मुझे पता है इससे आगे क्या आएगा, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ, लेकिन वो माशाल्लाह तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, sukoon.com। तो कैफ के लेवल पे ये और ये क्या देंगे, सेम डायरेक्शन देंगे। फाइनल के लेवल पे डिफरेंट हो सकता है, जब डिफरेंट हुआ करेगा एक नई टेक्निक इन हुआ करेगी, उसका नाम है मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ, लेकिन कैफ के लेवल पे वो आपके सिलेबस में नहीं है। लो भाई अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने MFA का पहला पास पेपर सॉल्व किया, कितने मार्क्स का? अब इंशाल्लाह पास पेपर आते जाएंगे और हम सॉल्व करते जाएंगे, जो जो चीज़ें ऐड होती जाएंगी वो करते रहेंगे। मजीद चीज़ें जो ऐड होनी है वो मंडे से होंगी है रेलिवेंट कॉस्टिंग। क्या? तो फिर आज आपने क्या करना है, होमवर्क है आपका, आपने कॉस्ट में जो रेलिवेंट कॉस्टिंग पड़ी हुई है वो रिवाइज करनी है। कॉस्ट में जो रेलिवेंट कॉस्टिंग पड़ी हुई है वो क्या करनी है, रिवाइज करनी है। मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह आपके रूट्स पे जाके, आपके लेवल पे जाके रेलिवेंट कॉस्टिंग को उठाएं और फिर उसको NPV के फॉर्मेट में इनकॉर्पोरेट करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।